तो मैं सुनील हालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा ये पॉलिटिकल न्यूज़ का चैनल, जिसका अभी नाम मैंने बदला है, सनी व्यूज़ किया है। और अब तक रिसेंटली मैंने 2 नए वीडियो डाले जिनमें आशा है आपको पसंद आए होंगे। और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर किया होगा। आज मैं बात करूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भाजपा के उस एक नियम का जिसमें 75 साल के बाद में मोदी जी ने डिसीजन लिया था कि वो किसी को टिकट नहीं देंगे चुनाव लड़ने का, और किसी महत्वपूर्ण उसको पार्टी के अलावा कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिलेगा, और उनको एक मार्गदर्शक मंडल में उनको जोड़ दिया जाएगा। इनमें मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, कुछ समय पहले यशवंत सिन्हा को भी डाला गया था। ऐसे लोगों को इसमें डाला गया था जिनमें थोड़ा खटास भी पैदा हुआ था, पर उस पर वो काबिज रहे। और यहाँ तक कि पिछले चुनाव में 2019 में इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन को भी उन्होंने टिकट वापस नहीं दिया। तो इस से एक धारणा बनी थी कि 75 साल की उम्र में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री पद जो 24 के चुनाव में लड़ेंगे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और हाफ वे थ्रू द टर्म वो रिज़ाइन करके और फिर वो भी शायद मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे। और एक नास्ट्रोडाम की भविष्यवाणी भी थी कि 75 साल की उम्र में और 2.5 टर्म नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे और फिर उसको संन्यास लेके कहीं हिमालयों में, केदारनाथ में वो संन्यास ले लेंगे और फिर राजनीति और देश छोड़ के चले जाएंगे। यानी जो सार्वजनिक जीवन से वो संन्यास ले लेंगे। लेकिन कल उन्होंने भरूच में एक वर्चुअल उद्घाटन करते हुए एक ऐसी विचित्र बात कह दी जिससे कि सब लोगों को मजबूर होना पड़ गया। बीजेपी में भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, बीजेपी में और बीजेपी के बाहर भी। नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि कुछ दिन पहले उनसे एक नेता मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि आपने 2 टर्म तो ले लिए, उसके बाद अब आप और क्या चाहते हैं। तो इसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जब तक रहूँगा देश की सेवा करता रहूँगा, और जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाएगा मैं हटने वाला नहीं हूँ। यानी कि वो 2024 में तो चुनाव लड़ेंगे ही, हो सकता है उसके बाद पूरी टर्म करें और 2029 में भी चुनाव लड़ें। तो इससे उनके विपक्षी दलों में भी थोड़ा सोचने की स्थिति में आ गए। और अभी और इसके साथ ही मतलब जैसे कांग्रेस का जो अभी एक चिंतन शिविर चल रहा है उदयपुर में, उसमें भी कहीं एक उनके लिए भी झटका था, क्योंकि मोदी जी के पार पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। और वो शायद अभी जो चिंतन शिविर कर रहे थे वो 2024 नहीं 2029 की लड़ाई की बात कर रहे होंगे। लेकिन अब लगता है कि उनको ये चिंता सताने लगी हुई, अगर 2029 में भी नरेंद्र मोदी रहे तो फिर क्या होगा। ये उन्होंने एक नेता से बात कहते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि नेता आए थे मुझसे मिलने कुछ दिन पहले और उन्होंने ये सवाल पूछा था। तो ये नेता उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन इसमें गैसेस करने का कोई इनाम नहीं है। शरद पवार ही उनसे मिलने गए थे एक बार, और शरद पवार ने बाद में आके कुछ गोलमोल बातें कही थी कि क्या हुआ, उन्होंने ये बात नहीं कही। तो इस पर जो बीजेपी समर्थक है और जो बीजेपी विरोधी पत्रकार है उनकी काफ़ी प्रतिक्रियाएँ हैं। एक जो ओंकार चौधरी है उन्होंने तो कहता है कैसे उनकी हिमाकत हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये हिमाकत का सवाल नहीं है, ये शरद पवार ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी और शरद पवार के अच्छे संबंध रहे हैं तो उन्होंने एक दोस्ताना अंदाज में ये पूछा होगा और इसके जवाब में उन्होंने वो कहा होगा। अब बात करते हैं शरद पवार की। शरद पवार को बहुत दिग्गज नेता माना जाता है, और मेरा मानना है कि शरद पवार राजनीतिक के कम एक राजनीतिक बिजनेसमैन ज़्यादा है। आपको याद होगा कि जब 92 में जब राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस की एक अल्पमत सरकार बननी थी तो 2 नाम उभर कर आए थे, नरसिम्हा राव का और शरद पवार का, और फाइनली नरसिम्हा राव बने। उस समय मुझे याद है बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट टिप्पणी की थी कि प्रधानमंत्री की रेस में 2 व्यक्ति हैं, एक तो साउथ का ब्राह्मण है और दूसरा एक वेस्ट इंडिया मुंबई का एक बिजनेसमैन है। तो जब उन्होंने शरद पवार को बिजनेसमैन की तरह संबोधित किया था, और ये बात सही भी है, क्योंकि शरद पवार जो भी करते हैं वो पैसे, इसमें पैसे यानी उनका बिजनेस या मॉनेटरी क्या फ़ायदा हो रहा है ये देख के करते हैं। और इसका ताज़ा तरीन जो उदाहरण वो है कि जो महाराष्ट्र आघाड़ी की जो सरकार चला रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की सरकार, उसमें बेसिकली जो न्यूनतम उनका साझा कार्यक्रम है वो है कि सबको कद्दू कटे तो सबको बराबर का हक मिले। और यही कारण है कि इंस्पाइट ऑफ सारे विचारों के, अलग अलग विचारों के, तीनों पार्टियां साथ में है, क्योंकि उनका मिनिमम जो प्रोग्राम है, साझा प्रोग्राम है, वो है पैसा। और पैसा बराबर बढ़ रहा है, और जब तक पैसे में खोट नहीं आएगी तब तक ये चलती रहेगी। अगले चुनाव में कुछ दिनों पहले जरूर ये सरकार टूटेगी और फिर अगले चुनाव में जाएंगे। अब उन महाविकास आघाड़ी को भी डर सताने लगा है, क्योंकि वो
महानगर परिषद के चुनाव टाल रहे थे और अब जब उनको करवाने पड़ रहे हैं तो फिर थोड़े थोड़े विचारधारा की बू उसमें से आने लगी है और कुछ फूट पड़ने लगी है। लेकिन ये सब तब तक चलेगा जब तक महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो जाए, और जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे फिर एक नई कहानी उभर के सामने आएगी। तो शरद पवार अपने आप को इतना बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन वो न तो जगनमोहन रेड्डी का मुकाबला कर सके, न ही टीआरएस के जो नेता हैं राव उनका मुकाबला करें, ना ही ममता बनर्जी का। ये तीनों ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस से निकल कर आए। उनका विरोध भी शायद सोनिया गांधी से कुछ हद तक रहा हो, और इन्होंने अपने राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। शरद पवार, जो कि मैंने कहा कि वो राजनीतिक नहीं है, और वो हालांकि वो अपने आप को चाणक्य कहते हैं और बहुत से उनके जो पत्रकार हैं वो भी उनको चाणक्य कहते हैं, वो राजनीति में मेरे हिसाब से सिफर है। सिफर तो नहीं है, पर इतने अच्छे नहीं है कि वो तोड़ कि अपने हाथ पे और उनका इतना ज़्यादा जनाधार हो तो वो अपने बूते पर वो महाराष्ट्र में सरकार बना ले। वो ऐसा नहीं कर पाए। उनकी केवल 17, अभी भी आप देखें तो केवल 54 सीटें हैं, वो भी तब जबकि वो कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़े थे। तो शरद पवार एक लोकल नेता है, कुछ वेस्टर्न महाराष्ट्र में उनका असर है, और वो भी लोकसभा के चुनाव में इतना नहीं दिखता है। शरद पवार ने मोदी जी से तो पूछ लिया कि आप इतने हो गए, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, इसके आगे हाथ क्या चाहिए। लेकिन और तो यही उनकी कसक थी कि वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। 80 के हो गए हैं, कई तरह की बीमारियां उनको है, उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री पद कुर्सी पर अभी भी उनकी नज़र है। और जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक तो उनको क्या किसी को और दूसरे को भी प्रधानमंत्री का पद नहीं मिलेगा। तो शरद पवार अपने आप को काफ़ी ओवर वैल्यूड समझते हैं, मतलब ओवर एस्टिमेट करके रखते हैं। ऐसा नहीं है। शरद पवार अब तो निकट भविष्य में वो हो सकता है कि इतने बुरे फंसे हुए विभिन्न केसों में, एक में तो डायरेक्टली उन पे FIR भी हुई है, तो ज़्यादा उनका राजनीति में रहना। और अब तो मैंने एक और जो महाराष्ट्र के बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं भाऊ तोरसेकर, उनके वीडियो में सुना था कि अब तो शरद पवार की वहाँ कांग्रेस और NCP में भी कोई नहीं सुनता है। तो ये उनका हश्र है। वो अपने आप को जेल जाने से कहाँ तक बचा सकेंगे, या उनकी सारी जो भी जुगत है वो जेल से बचने के लिए जब तक जिंदा रहें वो बाहर रहें, आज़ाद रहें, यही अब वो शायद चाहते होंगे। दूसरा एक और है कि लुटियंस जोन ने जो उदयपुर में शिविर चल रहा है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, चिंतन शिविर को, इसमें लुटियंस जोन्स में इससे कांग्रेस का पूरा कायाकल्प हो जाएगा और वो बिल्कुल एनर्जी भर के, जैसे बूस्ट का एनर्जी बूस्टर ले लेके वो एक बड़ी पार्टी के रूप में पैदा होगी। और मैंने कुछ सुना भी था कि उसमें भी नेता चिल्ला के एक शायद राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष था, वो भी ये कह रहा था कि हम 24 में मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, इस चिंतन के बाद हमें इतनी एनर्जी आ जाएगी। जबकि सोनिया गांधी केवल इतना ही उनको समझा रही है कि आप जो लड़ना हो यहीं लड़ो, बाहर बात कुछ मत करना, बाहर आप सब अकेले देखना। तो कांग्रेस, इसके बारे में मैं कुछ और बाद में बात करूंगा। और इसमें आपको दूसरे जो मेरा उद्देश्य इस वीडियो का है कि आप सारे चैनल्स नहीं सुनते हैं, तो जो बाकी दूसरे लोग जो कहते हैं उनका थोड़ा थोड़ा आपको सुनाता रहूँ, ताकि आपको आपकी जानकारी में सब आता रहे। तो मेरा प्रयास आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कम से कम और अपने 5 दोस्तों से मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।